दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो खुद को रियल स्टोरी बताती है, लेकिन देखते देखते आपको लगेगा कि भाई ये मूवी है या फिर किसी का इलेक्शन कैंपेन ट्रेलर। अब शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। इतना सिंपल कि अगर आप इसे टीवी डिबेट में पूछ दो ना, तो एंकर तुरंत ब्रेक ले लेगा। 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 257 लोग मारे गए। पूरा देश हिल गया था। और इसका मास्टरमाइंड कौन था? दाऊद इब्राहिम। ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, ये सबको पता है। इंटरपोल तक उसे ढूंढ रहा है, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। अब यहां से मूवी एंट्री लेती है। मूवी कहती है हमारी कहानी रियलिटी पर बेस्ड है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। लेकिन अब सुनो असली ट्विस्ट। मूवी में दिखाया जाता है कि इंडिया के दो स्पाई एजेंट पाकिस्तान में सालों से रह रहे हैं। उन्हें पता है कि दाऊद कहां रहता है, वो क्या प्लान कर रहा है, और सुनो, वो उससे मिल भी चुके हैं। अब मेरा दिमाग यही हैंग हो गया, जैसे पुराना विंडोज एक्सपी नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा देता था। अगर ये सब सच है तो भाई ये एजेंट क्या कर रहे हैं? सेल्फी ले रहे हैं दाऊद के साथ? भाई एक फोटो हो जाए, #अंडरकवर लाइफ। सीरियसली, अगर लोकेशन पता है, प्लान पता है, आदमी सामने बैठा है, तो उसे पकड़ क्यों नहीं रहे, या फिर खत्म क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल खुद ये मूवी इनडायरेक्टली पूछ रही है अपने ही डायरेक्टर से। और अगर आपने मूवी देखी और ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आया, तो थोड़ा चेक करो, आप मूवी देखने गए थे या रैली अटेंड करके आए हो? अब कुछ बड़े फिल्म क्रिटिक्स भी यही बोल रहे हैं कि ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें एजेंडा भी है। और एजेंडा क्या होता है? सिंपल, पूरा सच मत दिखाओ, बस उतना दिखाओ जिससे तुम्हारा हीरो चमकता रहे। मतलब अगर सच एक पिज्जा है, तो ये लोग बस चीज वाला स्लाइस दिखाते हैं, बाकी जला हुआ हिस्सा छुपा देते हैं। और यहीं से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि आखिर ये मूवी दिखाना क्या चाहती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं, ऐसे लूप होल्स, कि अगर तुमने ये सुन लिए ना और फिर भी मूवी देखने चले गए, तो थिएटर में पॉपकॉर्न से ज्यादा हंसी उड़ाओगे डायरेक्टर की। पहला बड़ा सवाल, मूवी में डीमोनेटाइजेशन को एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। जैसे कि उसने दुश्मनों का गेम ओवर कर दिया, लेकिन आरबीआई का डेटा कुछ और कहता है, और वो डेटा कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो भाई सच क्या है, मूवी वाला या डेटा वाला? दूसरा सवाल, अगर स्पाइस को दाऊद की एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो वो आज भी आजाद क्यों है? और तीसरा, सबसे मजेदार और लॉजिकल सवाल, अगर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है जैसा मूवी में दिखाया, तो फिर अटैक्स कैसे हो रहे हैं आज भी? मतलब आदमी हाफ डेड है, कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मास्टरमाइंड बना हुआ है। ये क्या मार्वल मल्टीवर्स चल रहा है क्या? अब आते हैं इस मूवी के सबसे पावरफुल सीन पर, वो सीन जिसे देखकर थिएटर में लोग ताली बजा रहे थे। और ऑनेस्टली, अगर आप सिर्फ इमोशंस पर चलोगे तो आपको भी लगेगा वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन बस एक छोटी सी गलती मत करना, सोचना मत। मूवी में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की एजेंसी और दाऊद मिलकर इंडिया के अंदर फेक करेंसी भेजने वाले हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 60,000 करोड़ रुपए। अब ये पैसा इस्तेमाल होना है यूपी इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब भाई, इलेक्शन नहीं हो रहा, मनी हाइस्ट सीजन इंडिया चल रहा है, फिर क्या होता है? हमारा हीरो स्पाई ये इंफॉर्मेशन देता है इंडियन इंटेलिजेंस को, और वहां से कॉल जाता है सीधा टॉप लेवल तक, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फुल सिनेमैटिक बिल्डअप, और फिर एंट्री होती है उस डिसीजन की जिसे मूवी में दिखाया गया है, देश बचाने वाला मास्टर स्ट्रोक, डीमोनेटाइजेशन। मतलब मूवी के हिसाब से नोटबंदी इसलिए हुई ताकि पाकिस्तान से आने वाली फेक करेंसी रुक जाए और देश बच जाए। अब ये सुनने में इतना हेरोइक लगता है कि बैकग्राउंड में बस AR रहमान का म्यूजिक मिसिंग। लेकिन अब रियलिटी चेक करते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में रिपोर्ट निकाली। उसमें साफ लिखा था कि 99.3% बैंड करेंसी वापस सिस्टम में आ गई। अब यहां पे दिमाग खुद ही सवाल पूछने लगता है, अगर 99.3% पैसा वापस आ गया, तो भाई फेक करेंसी कहां गई? ब्लैक मनी कहां गया? मतलब या तो आरबीआई गलत है, या फिर मूवी वाला लॉजिक नासा के ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आया है। सोचो, अगर 60,000 करोड़ फेक करेंसी आ रही थी जैसा मूवी कहती है, तो वो 0.7% में कैसे फिट हो गई? इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा थ्रेट, और रिजल्ट क्या निकला? सब लोग लाइन में लग जाओ और आखिर में पैसा फिर से बैंक में आ जाएगा। मतलब ये ऐसा हुआ जैसे टीचर बोले, जिसने चीटिंग की है हाथ उठाओ, और पूरी क्लास ऑनेस्टली हाथ उठा दे, और फिर बोले ठीक है, अब सबको पास कर देते हैं। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है,
उस टाइम कई एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, यहां तक कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर ने भी सवाल उठाए थे डिमोनेटाइजेशन पर। लेकिन मूवी क्या करती है, इन सारे कॉम्प्लेक्स सवालों को इग्नोर करके एक सिंपल इमोशनल नैरेटिव बना देती है। देश बच गया, एनिमी फेल हो गया, क्योंकि ये ज्यादा सिनेमैटिक है, उसे ज्यादा पावरफुल लगता है। अब यहां मेरा सिंपल पॉइंट ये है, अगर आप फिक्शन बना रहे हो तो ठीक है, फुल फ्रीडम है, एलियंस भी डाल दो, थैनोस भी डाल दो। लेकिन अगर आप बोलते हो ये रियल स्टोरी है, तो फिर भाई डेटा भी रियल दिखाओ ना। ये नहीं कि जहां फायदा हो वहां रियलिटी, और जहां सवाल उठे वहां इमेजिनेशन। और यही इस मूवी का सबसे बड़ा लूप होल है। ये आपको सोचने नहीं देती, बस फील करवाती है। और जैसे ही आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हो, पूरी स्टोरी जेनगा टावर की तरह गिरने लगती है। अब अगला सवाल और भी डेंजरस है, क्योंकि इसमें सीधा कनेक्शन है दाऊद इब्राहिम, इंडियन स्पाइस और न्यूट्रलाइज वाला लॉजिक। और भाई यहां पे तो लॉजिक ने ऑफिशियली रेजिग्नेशन दे दिया है। मूवी में दिखाया जाता है कि हमारे दो इंडियन स्पाइस हमजा और जमाली ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम को जानते हैं, बल्कि उससे मिल भी चुके हैं, उसके प्लान भी जानते हैं, और सुनो, उसको न्यूट्रलाइज भी कर चुके हैं। अब न्यूट्रलाइज शब्द सुनते ही दिमाग में आता है आदमी खत्म या फिर पूरी तरह कंट्रोल में। लेकिन मूवी में इसका मतलब कुछ और ही है, शायद हाफ कंट्रोल प्लस फुल कंफ्यूजन। क्योंकि एंड में एक सीन आता है, हमजा बोलता है मुझे अफसोस है कि मैं उसे मार नहीं पाया, और जमाली क्या बोलता है, जिंदा रख के तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहां। डायलॉग सुन के थिएटर में लोग बोले वाह क्या लाइन है, लेकिन मेरा दिमाग बोला भाई ये टॉर्चर चेंबर है या नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन। अब जरा एक सेकंड के लिए इमोशन साइड में रखो और लॉजिक ऑन करो। अगर तुम दाऊद को उस हालत में ला चुके हो कि वो तड़प रहा है, कंट्रोल में है, तो फिर सिंपल सा काम करो, अरेस्ट कर लो या खत्म कर दो। लेकिन नहीं, मूवी के हीरोज कहते हैं नहीं भाई हमें मजा आ रहा है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी को नेटफ्लिक्स सीरीज बना दिया है, सीजन 1 लेट हिम सफर। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर दाऊद इतना कंट्रोल में है तो फिर इंडिया में अटैक्स कैसे हो रहे हैं। क्योंकि रियलिटी में 2017 अमरनाथ अटैक, 2018 संजुवान अटैक, 2021 जम्मू एयरबेस अटैक, और बाद में भी कई इंसिडेंट्स, मतलब अटैक्स रुक नहीं रहे। तो या तो मूवी गलत है, या फिर लॉजिक छुट्टी पे है, या फिर दाऊद मार्वल विलन है, हाफ डेड फुल एक्टिव। अब इमेजिन करो, एक आदमी जिसे तुमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, वो स्टिल बैठा है और बोल रहा है चलो भाई अगला अटैक प्लान करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपने वाईफाई बंद कर दिया, लेकिन YouTube फिर भी 4K में चल रहा है, मतलब कनेक्शन गया ही नहीं। और यहां पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है, मूवी कहती है हम कंट्रोल में हैं, रियलिटी कहती है अटैक्स हो रहे हैं। दोनों साथ में कैसे पॉसिबल है भाई। और अगर मूवी सच में रियल स्टोरी है, तो फिर यह सवाल डायरेक्टर से बनता है, अगर लोकेशन पता है एक्शन क्यों नहीं, अगर कंट्रोल है अटैक्स क्यों। ये बेसिक सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूवी इन सवालों से बचती है, क्योंकि अगर ऑडियंस ने यह पूछना शुरू कर दिया ना, तो पूरी स्क्रिप्ट कोलैप्स हो जाएगी। और ऑनेस्टली यही इस मूवी का सबसे बड़ा इश्यू है, ये आपको सोचने नहीं देती, बस आपको हीरो दिखाती है, पावरफुल डायलॉग्स देती है, और आप इमोशनल होकर क्लैप कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप 2 मिनट रुकते हो और सोचते हो भाई ये सब कनेक्ट कैसे हो रहा है, बस वहीं से कंफ्यूजन शुरू। अब आते हैं इस पूरी मूवी के सबसे सेंसिटिव और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, जहां कहानी सिर्फ स्पाइस और मिशंस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुस जाती है। और यहीं पे आपको समझ आता है भाई ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये मैसेजिंग भी है। मूवी में एक डायलॉग आता है, चाय वाले ने हमें बर्बाद कर दिया। अब ये सुनते ही ऑडियंस समझ जाती है कि बात किसकी हो रही है। ये कोई मोहल्ले वाला चंदू नहीं है जो 10 रुपए की कटिंग चाय बेचता है, ये क्लियरली एक पॉलिटिकल रेफरेंस है। अब यहां सवाल ये नहीं है कि डायलॉग अच्छा है या नहीं, सवाल ये है ये डायलॉग मूवी में क्यों है। क्या ये स्टोरी को आगे बढ़ाता है या फिर ऑडियंस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करता है। और ऐसे डायलॉग्स सिर्फ एक नहीं है, पूरी मूवी में सटल हिंट्स दिए गए हैं। एक तरफ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव हीरो की तरह दिखाया गया है, दूसरी तरफ पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को इनडायरेक्टली वीक या कॉम्प्रोमाइज दिखाया गया है। मतलब नैरेटिव कुछ ऐसा बनता है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो देश खतरे में होता। अब ये सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसे विदाउट प्रूफ एस्टैब्लिश किया जाता है। एक और एग्जांपल, मूवी में यह हिंट दिया जाता है कि पहले की गवर्नमेंट्स समहाउ दुश्मनों के इन्फ्लुएंस में थी। अब सोचो ये कितना बड़ा क्लेम है, मतलब इनडायरेक्टली ये कहना कि
70 साल तक जो सरकार थी वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नहीं थी, और ये बिना किसी सॉलिड एविडेंस के दिखा दिया जाता है। भाई ये तो ऐसा हो गया जैसे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, मूवी में बार बार एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, हिंदू। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब बात देश की हो रही है तो वर्ड्स क्या होने चाहिए? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। लेकिन मूवी कई जगह हिंदू यूज करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंटेंशनल है? क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया एक डाइवर्स देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई और कम्युनिटीज, और सब इक्वली इंडियन है। तो जब आप बार बार एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी को हाईलाइट करते हो तो नेचुरली एक पॉलिटिकल एंगल सामने आता है। अब यहां मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आप मूवी बना रहे हो तो या तो प्योर फिक्शन बनाओ, या अगर रियल स्टोरी बोल रहे हो तो बैलेंस्ड दिखाओ। ये नहीं कि जहां फायदा हो वहां रियलिटी, जहां सवाल आए वहां साइलेंस। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि कई लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में सब कुछ खराब है, एक्टिंग टॉप नॉच है, म्यूजिक भी काफी एंगेजिंग है, डायरेक्शन भी स्ट्रांग है। मतलब अगर आप दिमाग को एयरप्लेन मोड में डाल दो तो मूवी फुल एंटरटेनिंग है। लेकिन जैसे ही दिमाग ऑनलाइन होता है, नोटिफिकेशंस आने लगती हैं, लॉजिक नॉट फाउंड, कंट्राडिक्शन डिटेक्टेड, प्लीज अपडेट स्क्रिप्ट। तो फाइनली अगर ये मूवी फिक्शन है तो प्रॉब्लम नहीं, एंजॉय करो। लेकिन अगर ये खुद को रियल स्टोरी बोलती है तो फिर सवाल तो बनते हैं और पूछे भी जाएंगे। अब मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सारे सवाल गलत हैं तो प्रूव करो फैक्ट्स के साथ। और अगर जवाब नहीं है तो कम से कम ये मान लो कि हर चमकती चीज रियलिटी नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जाते जाते बस एक छोटी सी बात, भीड़ का हिस्सा बनना आसान होता है, लेकिन सच को समझना और सवाल पूछना ही असली ताकत है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और दमदार टॉपिक के साथ।